Hello and good evening, my property seekers and property investors. Again, I welcome you all for my today's this new one video, and there is a specific agenda behind the making this video. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अनलॉकेबल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आज के समय में मार्केट में वैरायटी ऑफ सेगमेंट इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर हम बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या आईटी एंड आईटीएस सेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ या मिक्स यूज़ प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे हम प्लॉट्स की बात करें, ज़मीन की बात करें, लैंड की बात करें या एग्रीकल्चरल लैंड इन्वेस्टमेंट की बात करें। जैसा कि मैंने इस वीडियो में शुरू में बताने की कोशिश करी है कि आज के इस वीडियो में हम प्रोज एंड कॉन्स अनलॉकेबल प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें अनलॉकेबल स्पेस की, जी हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की, तो उसके जो प्रोज हैं वो कुछ नंबर्स में हैं, उसके कुछ कॉन्स हैं वो भी कुछ नंबर्स में हैं। तो मैं मिस ना करने की गुंजाइश रखते हुए मैं एक पेपर पे इसको डिस्कस करते हैं और मैं बताने की कोशिश करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं उनको ज़रूर यहाँ पे मेंशन कीजिए। और अगर आपके कुछ फीडबैक्स हैं आने वाले समय में किन टाइप की प्रॉपर्टीज़ और किन टाइप के टॉपिक्स पे हमें प्रॉपर्टीज़ पर वीडियोस बनानी चाहिए, तो उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम प्रोज पे बात करते हैं। तो प्रोज की बात करें, जो इसके पक्ष में जाते हैं, जो इसके फेवर में जाते हैं अनलॉकेबल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की, तो वो आती है बजट इन्वेस्टमेंट या अफोर्डेबल। जी हाँ, बजट इन्वेस्टमेंट क्योंकि फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो एक मॉल के अंदर अच्छी खासी फ्लोर प्लेट है 15,000 स्क्वायर फीट की या 20,000 स्क्वायर फीट की, तो उसका एक बायर लाना बहुत ही टफ होता है। तो उसको क्या है, 100 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट या उसके आसपास का उसको साइज़ निकाल के मार्केट में इसको प्रैक्टिस के रूप में लाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों का कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का जो इंटरेस्ट है वो आता है, क्योंकि कम कीमत में, कम प्राइस में, कम कॉस्ट में वहाँ पे एक विंडो खुल जाती है। अगले हम प्रोज की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी इन बिग साइज़ प्रॉपर्टी। जी हाँ, अगर हम बड़े प्रॉपर्टी साइज़ के इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसा कि मैंने बताया मॉल, उसके अंदर 10,000 20,000 स्क्वायर फीट का जो फ्लोर प्लेट है उसको इंडिविजुअली लेना इज़ काइंड ऑफ हरक्यूलियन टास्क, नॉट काइंड ऑफ द पीस ऑफ केक। तो उसके लिए क्या है कि बड़ी प्रॉपर्टी में छोटे टिकट साइज़ में वहाँ इन्वेस्टमेंट की विंडो खुल जाती है। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट है लॉन्ग लाइफ रेंटल इनकम या पैसिव इनकम। जी हाँ, अनलॉकेबल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में जो एक अपॉर्चुनिटी आती है वो आती है कि लॉन्ग लाइफ आपको एक पैसिव इनकम के रूप में, या हम बात करें रेंटल इनकम के रूप में, आपको एक विंडो खुल जाती है। इसके अलावा हम बात करें ब्रांड विल क्रिएट द ब्रांड। जी हाँ, आपकी उस प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं एक जो डेवलपर है वो एक ब्रांड लेके आएगा। जैसे कि हम बात करें हल्दीराम की, मैकडी की, डोमिनोज़ की, या हम बात करें टाटा क्रोमा की, रिलायंस डिजिटल की, या हम बात करें वैन की या ब्लैकबेरी की, या हम किसी और बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं जो पूरी फ्लोर प्लेट पे आएगा, जिसमें आपका जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है उस प्रॉपर्टी को वो ब्रांड बनाएगा। जी हाँ, क्योंकि मैकडी पे, डोमिनोज़ पे आपका एक फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो जो छोटी प्रॉपर्टी है वो ब्रांड बन जाएगी, क्योंकि उस पर एक ब्रांड प्लेयर आ गया है। अगर हम अगली बात करें तो वो आता है हाई रेंटल वैल्यू। जी हाँ, हाई रेंटल वैल्यू इन इनिशियल पॉइंट। जी हाँ, हाई रेंटल वैल्यू की बात करें और इसके टेन्योर की बात करें तो जाहिर सी बात है जो ब्रांड आया है वो मिनिमम 6% से लेकर 7% का एक एग्रीमेंट करता है, और जो टेन्योर है वो आप मान के चलिए मिनिमम 9 साल का होता है, जिसमें 3-3 साल का इंटरवल होता है। हर 3 साल में कुछ ना कुछ एक एप्रिसिएशन की कंडीशन होती है इन योर रेंटल वैल्यू।
तो अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वही मेरा पॉइंट है कि एक रेंटल वैल्यू में आफ्टर 3 इयर्स 15% का एप्रिसिएशन आता है। तो इसकी वजह से क्या है, आपकी जो आज की प्रेजेंट रेंटल वैल्यू है उसमें एक कहीं ना कहीं कमिटमेंट है, कहीं ना कहीं एक गारंटी है कि आने वाले एवरी 3 इयर्स उसमें आपको एक एप्रिसिएशन आता है, हैंडसम एप्रिसिएशन आता है इन योर रेंटल वैल्यू। अब कॉन्स की बात करेंगे जो इसके विपक्ष में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नो डीमार्केशन। जी हाँ, कोई भी उसका जो एरिया है वो डीमार्क नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई एक एक्चुअल फिगर नहीं है जिसकी वजह से उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कहीं ना कहीं हम बात करें टच करना, देखना, वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसकी वजह से उसमें कुछ उसके कुछ कंसर्न्स हैं जो आगे वाले पॉइंट्स में मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो हम बात करेंगे डिपेंडेंसी ऑन डेवलपर टू फिक्स टेनेंट और ब्रांड ऑन योर प्रॉपर्टी। जी हाँ, आप उस पर डिपेंड हैं, आपका जो डेवलपर है वो ही कहीं ना कहीं से एक ब्रांड लेके आएगा। आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे अपनी इच्छा के हिसाब से अपने रेंट को तय करके आप उस पर ब्रांड लेके आएँ। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसमें अगला जो पॉइंट है वो इसको बहुत ज़्यादा कॉन्स बनाता है। जी हाँ, अगर मान के चलिए ब्रांड चला जाता है, अगर उसने कोई भी एक एग्रीमेंट कराया तो उसके पास भी राइट है आफ्टर 3 इयर्स 6 ईयर वो भी वहाँ से जा सकता है एक नोटिस फ्रेम के साथ। तो अगर आप सोचिए उसके बाद कोई नया ब्रांड या अगला ब्रांड नहीं आता है तो आपको उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस बेयर करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो अगर हम बात करें मॉल की, उसकी मेंटेनेंस की, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हाई होती है, तो उसका जो बर्डन है आपके शोल्डर पे आ चुका होगा। इसके बाद हम बात करें, अगर ये सारे पैरामीटर्स हैं तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है। इनसिक्योरिटी आपकी प्रॉपर्टी पे अगर वो ब्रांड चले जाता है, उसकी मेंटेनेंस आपके ऊपर आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी रहेगी। और इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं ये भी रहती है कि क्या 3 साल बाद वो ब्रांड कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा। आपकी जो डिपेंडेंसी है वो डेवलपर पे है, आपके पास वो राइट नहीं है कि आप किसी ब्रांड्स को, किसी टेनेंट्स को आप अपनी प्रॉपर्टी पे ला सकें। और ख़ासकर बीइंग ए कॉमन मैन आप कैसे एक हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड को कैटर कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, राइट। तो ये इसके कुछ कॉन्स हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, यू कांट कंट्रोल रेंटल अमाउंट और एप्रिसिएशन अमाउंट, तो कहीं ना कहीं आप भी इस पर डी कंट्रोल कर पाएंगे, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बड़े प्लेयर हैं, जो थर्ड पार्टी है, तो वो इसको मैनेज करते हैं, चाहे वो डेवलपर के थ्रू हो या बीच में कोई मीडिएटर हो, थर्ड पार्टी हो, जिसके बिहाफ पे वो ब्रांड आया है या आएगा। अगला जो इसमें बहुत ही मेजर एक पॉइंट आता है, अगर कोई एक इमरजेंसी आती है तो उस प्रॉपर्टी को रीसेल करना इज़ नॉट काइंड ऑफ पीस ऑफ केक। वो इतना आसान नहीं है क्योंकि उसका डीमार्केशन नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो आप सोचिए कि उसको कैसे आप रीसेल करेंगे मार्केट के अंदर, और इसके साथ साथ आप उसको सेल्फ यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आप अपनी इच्छा से कोई टेनेंट भी नहीं ला पाएंगे क्योंकि उसका कोई डीमार्केशन नहीं है, उसकी कोई एक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा जब आप इसको बाय करते हैं, ये मैं अगला पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आप इसको बाय करते हैं तो उस पर भी आपको कोई भी बैंक फॉर बाइंग इट आपको इस पर फाइनेंस सपोर्ट नहीं देगा। जी हाँ, सारी की सारी जो पेमेंट है आपको खुद ही करनी है, अपनी पॉकेट से करनी है। तो इसमें आपको कोई भी बैंक फाइनेंशियली, जिसको हम कहते हैं एक प्रोडक्ट है हमारा होम लोन का, उस पर 80% तक का लोन मिलता है। कमर्शियल पे कहीं ना कहीं एक जो विंडो खुलती है वो 50-60% के आसपास खुलती है। तो इस पर आपको कोई भी बैंक किसी भी प्रकार का लोन नहीं देगा। एक अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही क्रूशियल है। अगर आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप मॉर्गेज कर सकते हैं, उस पर आप लैप ले सकते हैं। जी हाँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इस पे किसी भी प्रकार का लैप नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का आपको बैंक
मॉर्गेज करके लोन नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी डी मार्केबल है और इसका कोई फिगर नहीं है, इसकी कोई फिज़िकली आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो में लगभग ये बताए गए सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।